फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये प्री में भी आपके दिया हुआ है। ऊर्जा संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, ये आरएएस का सिलेबस की बात कर रहे हैं। ये आपके सभी एग्जाम्स जो भी आरपीएससी या आरएस, एमएसएसबी, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कहीं पर भी अगर ये टॉपिक आता है तो लगभग ये टॉपिक है जो कवर हो जाएगा। और मेनली फोकस्ड हमारा मेंस के अकॉर्डिंग रहेगा। और प्री जब आरएस प्री होगा तो हम इसको भी कवर कर लेंगे। जब हम फैक्चुअल क्लासेज या रिवीजन क्लासेज करेंगे देन उस समय हम ये सारा चीज़ें कवर कर लेंगे। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि यार इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो यहाँ पर 2021 में क्वेश्चन आया है, राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास का विवरण दीजिए। तो ये 10 नंबर में आया है, शो शब्द में आया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लो डायरेक्ट 10 नंबर से यहाँ पर एक टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो देखो आरएस 2018 में भी सौर ऊर्जा हेतु कौन सी उपयुक्त दशाएं पाई जाती हैं। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया इस टॉपिक से। इसके अलावा देखो यहाँ पर आरएस 2016 में ये क्वेश्चन नहीं दिखाई देता। और आरएस 2013 में देखो राजस्थान में सौर ऊर्जा की विपुल संभावनाएं हैं। 5 नंबर का आया है, वो 2018 में फिर से रिपीट हो गया है। सेम आरएस 2012 में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया और आरएस 2010 में भी ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दिखाई दिया। तो एक तरह से ये देखा जाएगा कि हर एक साल छोड़ के एक साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम यहाँ पर इस क्लास में हम पूरा इस बारे में कवर हम करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं कि यार नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या गैर परंपरागत या परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं। थोड़ा सा भारत के बारे में डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद में राजस्थान में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखो नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं। सबसे पहले परंपरागत या अनवीकरणीय स्रोत कह दो इनको, या गैर नवीनीकृत स्रोत कह दो, सारी एक ही बात है मतलब। तो ये वो स्रोत जो लंबे समय से प्रयोग में आ रहे हैं, जिनका सीमित भंडार है, ठीक है। भंडार या खोज करना उनका खर्चीला है और पुनः उपयोग असंभव है। तो जैसे आपका कोयला हो गया, जैसे आपका खनिज तेल हो गया, जैसे आपका पेट्रोल डीजल वगैरह हो गया, तो ये लंबे समय से प्रयोग में आ रहे हैं। इनका भंडार सीमित है, इनको इनका भंडारण करना बहुत ज़्यादा खर्चीला है, खोज करना खर्चीला है और पुनः उपयोग तो असंभव है। एक बार इनको यूज ले लेते तो उसके बाद में ये नष्ट हो जाते हैं। तो ये परंपरागत जो ट्रेडिशनल बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं। अनवीकरणीय मतलब दोबारा इसका उपयोग संभव नहीं है, ना ये दोबारा नवीनीकृत होते हैं, दोबारा है ना। गैर नवीनीकृत है मतलब दोबारा इनको बनाया नहीं जा सकता, भी अपने आप ही ये डेवलप होते जा रहे हैं। एक बार खत्म हो गया तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो ये परंपरागत अनवीकरणीय गैर नवीनीकृत स्रोत है। दूसरी बात हम करते हैं गैर परंपरागत और नवीकरणीय स्रोत की, जो हमारा टॉपिक भी है। गैर परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं, जो ट्रेडिशनल नहीं है, मतलब नए हैं बिल्कुल, अनवरत इनका निर्माण हो रहा है, रेगुलर इनका निर्माण हुआ जा रहा है। प्राकृतिक प्रक्रिया ऐसी है कि इनका अपना आप ही निर्माण होता रहता है। एक गैर परंपरागत स्रोत है, ठीक है। तो इनका असीमित है ये और पुनः उपयोग इनका संभव है कि जैसे एक बार उपयोग कर लिया तो उसको फिर दोबारा उपयोग में ले सकते हैं, क्योंकि अनवरत इनका निर्माण हो रहा है। रेगुलर मतलब जैसे पृथ्वी जब से डेवलप हुई है तब से ये अवेलेबल हैं, बस इनको यूज करना बाकी है, ठीक है। तो ये गैर परंपरागत और परंपरागत स्रोत के बारे में हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा सा अंतर के बारे में देख लेते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बीच में क्या अंतर होता है। जैसे परंपरागत वर्तमान में अधिक उपयोग हो रहा है, जैसे कोयला वगैरह, डीजल, पेट्रोल, ये परंपरागत स्रोत हैं, वर्तमान में अधिक उपयोग हो रहा है, जबकि यहाँ पर गैर परंपरागत का उपयोग कम है, लंबी अवधि से प्रयोग में लिए जा रहे हैं। इनका अभी हाल में ही इनकी शुरुआत हुई है। ये परंपरागत बहुत सीमित हैं, ये जो स्रोत हैं हमारे पास ये बहुत सीमित हैं, ये असीमित है, कितना ही उपयोग कर लो कोई कमी नहीं आएगी इनमें। यहाँ से वायु प्रदूषण होता है परंपरागत स्रोतों से, जबकि जो ये गैर परंपरागत स्रोत हैं ऊर्जा के, ये प्रदूषण रहित हैं। ये महंगे हैं, ये सस्ते हैं, बस इनकी टेक्नोलॉजी एक बार डेवलप हो जाए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को यूज़ करने की, तो ये बहुत सस्ते स्रोत हैं, ये महंगे हैं। तो हमने अंतर देख लिया। अब हम बात करते हैं कि यार नवीनीकृत जो ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है। कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये नवीनीकृत ऊर्जा जो स्रोत है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, है ना, इनकी आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहली बात तो है आर्थिक समृद्धि होगा, विकास होगा, मानव की आवश्यकता की पूर्ति होगी इससे। दूसरा ये है कि आर्टिकल 21 ये बोलता है कि गरिमा में पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। तो गरिमा पूर्ण जीवन जैसे वायु प्रदूषण कम होना चाहिए, आपके पास ऊर्जा संसाधन हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। तो एक गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी यहाँ पर जो आर्टिकल 21 है वो भी यहाँ से पूरा होता हुआ दिखाई देता है।
नेक्स्ट है ऊर्जा सुरक्षा हमको मिलेगी नवीनीकृत स्रोतों से। जैसे विश्व का अगर परंपरागत ऊर्जा से संसाधन बात की जाए भारत में कितना है, तो सिर्फ भारत में 0.8% ही विश्व के जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल वगैरह जो है, जितने भी परंपरागत ऊर्जा संसाधन है भारत में सिर्फ 0.8% पाए जाते हैं। तो ऊर्जा सुरक्षा भी हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों से। नेक्स्ट है ऊर्जा स्वतंत्रता। देखो हम दूसरे लोगों पर निर्भर करते हैं, दूसरे से लोगों से कच्चा तेल मंगवाते हैं, कोयला आयात करते हैं, यूरेनियम आयात करते हैं। तो अगर हमारे पास खुद के पास ये हो जाएंगे तो हमको खुद को ही स्वदेशी संसाधन हमारा हो जाएगा, हमको किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो ये 3-4 कारण आप लिख सकते हो अगर ये 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, या फिर आप मेंस जब 10 नंबर का आता है तो वहाँ पर भी ये कारण दे सकते हो शॉर्ट रूप में 2-3 लाइन में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि यार गैर परंपरागत ऊर्जा की भारत में संभावनाएं क्या हैं। भाई गैर परंपरागत ऊर्जा जो है भारत में संभावनाएं क्या है, देखो आपकी विपुल संभावनाओं के बारे में राजस्थान में, तो राजस्थान के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है 2 बार कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं या सौर ऊर्जा की विपुल संभावनाएं हैं, 2 बार क्वेश्चन आया है। तो ये सेम उस तरह के आप याद कर सकते हो, डायरेक्ट वो कंटेंट दिया हुआ है। जैसे सौर ऊर्जा उपलब्धता यहाँ पे रहती है 300 दिन, तो अपन को सौर ऊर्जा मिल सकती है भारत में। सभी जलवायु यहाँ पर उपलब्ध है, तो बायोमास जो ऊर्जा है इसके लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। ठीक है, भारत की प्रायद्वीपीय संरचना है, तो यहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ओटेक ऊर्जा के लिए बहुत ज़्यादा मतलब संभावनाएं हैं। यहाँ पर जो भारत में जो पवन की जो गति रहती है ज़्यादातर 9.3 मीटर प्रति सेकंड की रहती है, और दक्षिण भारत में 20 मीटर प्रति सेकंड की रहती है। तो इससे पवन ऊर्जा की बहुत ज़्यादा संभावनाएं भारत में हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में सर्वाधिक जीव संख्या पाई जाती है, तो ये बायोगैस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये तीनों चारों चीज़ें तो देखो राजस्थान में भी है सौर ऊर्जा उपलब्धता, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे सौर दिवस यहाँ पे उपलब्ध हैं जब सूर्य सीधा चमकता है, अपने यहाँ पर साफ मौसम रहता है और सूर्य की उपलब्धता, सूरज की जो रोशनी है उसकी उपलब्धता रहती है। तो ये राजस्थान में भी संभावना लिख सकते हो आप। सभी जलवायु राजस्थान में वो उपलब्ध है, तो बायोमास के लिए भी राजस्थान बहुत उपयुक्त है। प्रायद्वीपीय संरचना, महाद्वीपीय संरचना राजस्थान की है, तो यहाँ पर ये महाद्वीपीय टाइप की ऊर्जा यहाँ पर जो अपन ले सकते हैं, जैसे तरंग ऊर्जा वगैरह है, ये अपन यहाँ से राजस्थान में भी ले सकते हैं। राजस्थान में पवन की गति 9.3 मीटर प्रति सेकंड, ये वाला जो ऑप्शन है वो आप राजस्थान के लिए भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है सर्वाधिक जीव संख्या, तो ये राजस्थान में भी है, तो ये बायोगैस के राजस्थान में भी संभावना है और भारत में बहुत ज़्यादा संभावना है। नेक्स्ट प्लेट सीमा पर स्थित है राजस्थान, तो यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा की भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, भारत भी प्लेट सीमा पर उपस्थित है। अगर भारत की बात करें तो देखो भूजल और सतह जल विश्व का कितना है, 6% है, तो यहाँ पर जल विद्युत की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। अगर भारत की बात करें या राजस्थान की बात करें तो देखो यहाँ पर मरुस्थल भी अवेलेबल है, तो इंसुलेशन एनर्जी हो गया या फिर टेरेस्ट्रियल ताप जो है, इंसुलेशन और टेरेस्ट्रियल ताप जो है उससे ऊर्जा यहाँ पर बनाई जा सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर संभावना है। जैसे राजस्थान और भारत में बंजर भूमि की बहुत ज़्यादा उपलब्धता है, तो यहाँ पर बायोडीजल के लिए प्लांट्स लगाए जा सकते हैं, बायोडीजल यहाँ पर जनरेट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। सड़क बहुत ज़्यादा है राजस्थान भारत में, तो पीजो विद्युत जो है इसकी भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। भारत में समुद्र तट है, तो यहाँ पर शेल गैस हो गया, गैस हाइड्रेट हो गया, इनकी भी बहुत विपुल संभावनाएं भारत में पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पे कोयला भंडार अपने यहाँ पे मिलते हैं, तो मीथेन गैस की भी उपलब्धता यहाँ पर है। तो जैसे अपने यहाँ पे लिग्नाइट, राजस्थान में अगर बात करें तो लिग्नाइट कोयला उपलब्ध, बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, तो मीथेन गैस भी वहाँ पर कोयला भंडार के बीच में मिल जाती है। तो आप ये इसको लिख सकते हो, गैर परंपरागत ऊर्जा की जो संभावनाएं हैं भारत और राजस्थान के लिए, ये पॉइंट लिख के आ सकते हो। बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी जगह से मैंने कंटेंट लिया है एक ही जगह पर, तो आपको ज़्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं यार गैर परंपरागत ऊर्जा की जो मांग है वो कहाँ पर है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में है। देखो वहाँ पर लाइट नहीं पहुँच रही अभी तक, शहरी क्षेत्रों में भी है, कुछ बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर लाइट्स नहीं है। दूर दराज के क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला होता है। अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी गैर परंपरागत ऊर्जा की मांग होती है, क्योंकि वहाँ पर लाइट अपन प्रोवाइड नहीं करा सकते। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की जो क्षमता है उसका विस्तार करने में भी गैर परंपरागत ऊर्जा की मांग बहुत ज़्यादा बनी हुई है। अब हम बात करते हैं कि यार भारत में जो गैर परंपरागत ऊर्जा विकास के लिए क्या पहल हुई है अभी तक। ठीक है, तो ये बेसिक्स हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर बाद में हम राजस्थान के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर भारत की बात की जाए तो नवीन और नवीनीकृत ऊर्जा मंत्रालय यहाँ पर कार्यरत है। नवीन एवं नवीनीकृत ऊर्जा मंत्रालय कार्यरत है भारत में, जो सिर्फ गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास के लिए ही कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में क्या पहल की गई है अभी तक भारत में। तो सबसे पहले जैसे राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, ताकि बायोगैस के प्लांट्स लगाए जाएं, बायोगैस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए 1982 में।
उसके बाद में उन्नत चूल्हा कार्यक्रम चलाया गया 1985 में 7 वर्ष के लिए। संवर्धित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम चलाया गया 1985 में। ऊर्जा दक्षता चूल्हा चलाया गया, कार्यक्रम चलाया गया 20 से 40% जो ऊर्जा दक्षता हेतु यहाँ पर जो ऊर्जा दक्षता चूल्हा, जहाँ पर जो ऊर्जा जो कैपेसिटी है, एफिशिएंसी है, वो ज़्यादा हमको मिल पाए। उसके बाद में सौर ऊर्जा गैस उन्नत चूल्हा कार्यक्रम का भी समन्वित प्रयास यहाँ पर भारत में किया गया। तो ये सारे प्रयास हैं भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा विकास के लिए। अब हम बात कर लेते हैं सौर ऊर्जा के लिए। तो एक सेकेंड, हम सौर ऊर्जा के लिए अगर बात करें तो देखो उत्पादन, सौर ऊर्जा के उत्पादन के प्रकार की अपन बात करें जैसे, तो सौर ऊर्जा का उत्पादन 2 तरीके से हो सकता है। जैसे सौर तापीय ऊर्जा हो गया, जो सौर तापीय ऊर्जा क्या होता है, जैसे सौर से आप डायरेक्ट ताप में ही कन्वर्ट हो जाता है। जैसे सौर जो सूरज से जो रोशनी आ रही है उसका जो टेम्परेचर होता है, जो अपन को जो डायरेक्ट रोशनी मिल रही है, उसकी किरणें मिल रही हैं, उससे जो ताप जो है उसका यूज़ किया जाता है। जैसे ग्रीन हाउस गैसेज में किया, ग्रीन हाउस जो बनाए जाते हैं और पॉली हाउस बनाए जाते हैं, वहाँ पर सौर कुकर में, सौर कंडीशनिंग में, या ऊपर आजकल पानी गर्म करने के सौर प्लांट्स लगाए जाते हैं, वहाँ पर भी सौर तापीय ऊर्जा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सौर फोटोवोल्टिक सेल, तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे सौर से डायरेक्ट फोटोवोल्टिक सेल से विद्युत जनरेट की जाती है, जो आजकल अपने ऊपर घरों के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो प्लांट्स लगाते हैं ना, तो वो प्लेट्स लगाते हैं, वो सारा सौर ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट करता है। ये सीजीएम और सिलिकॉन सेल होते हैं। तो 2 तरीके से यहाँ पर सौर ऊर्जा यूज की जाती है। तो अगर अपन बात करें पवन ऊर्जा की, तो पवन ऊर्जा की देखो, अगर ये अपन ने बात कर लिया सौर ऊर्जा, अब अपन पवन ऊर्जा की बात कर लेते हैं कि देखो पवन ऊर्जा की बात करें तो यहाँ पर 8 से 23 मीटर प्रति सेकंड पवन की रफ्तार अगर कहीं पे चलती है, पवन की जो रफ्तार है, पवन की हवा की जो स्पीड है, अगर उस 8 से 23 मीटर प्रति सेकंड से है, तो फिर उससे क्या होगा, 12 हेक्टेयर में लगभग 1 मेगावाट विद्युत ऊर्जा जनरेट की जा सकती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो अपने यहाँ पे तो देखो अच्छा जनरेशन अच्छी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया 9.3 की कैपेसिटी से, तो यहाँ पे भारत में हवा का जो स्पीड रहती है वो रहती ही रहती है। अब इसके लाभ क्या हैं? लाभ देखो, पर्यावरण स्वच्छता रहती है, सुरक्षित रहता है, कम खर्च में हो जाता है, ऊर्जा उत्पादन समयावधि कम है, बहुत कम समय में ऊर्जा उत्पादन हो जाता है, रखरखाव का खर्च कम है, संयोजन में समय बहुत कम लगता है, पूंजी की लागत बहुत ज़्यादा कम है। तो ये मुख्य लाभ आप पवन ऊर्जा के लिए लिख सकते हो, कई बार डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आ सकता है। सेम चुनौतियों की बात करें तो असमान वायु वितरण है, कहीं पर ज़्यादा होता है, कहीं पर कम होता है, तो वहाँ पर ये प्रभावित हो जाता है कि आप इस प्लांट को कहाँ लगाएं, कहाँ नहीं लगाएं। कभी तेज़ हवाएं चलती हैं, कभी तेज़ हवाएं नहीं चलती हैं, तो प्लांट्स को भी खतरा रहता है, नुकसान हो जाता है। फिर हर समय ये उपलब्ध नहीं रहता, हवा हर समय चलती नहीं है, उपजाऊ भूमि का विनाश हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी भूमि यहाँ पर चाहिए होती है, लेकिन राजस्थान में तो बंजर भूमि है, तो कोई समस्या ज़्यादा नहीं है। पर्यावरण जीवों का विनाश होता है, जैसे वो कोई चिड़िया वगैरह हो गई, कोई पक्षी हैं, इनसे प्लेट जो इनकी जो ब्लेड्स होती हैं पवन ऊर्जा के लिए जितने भी, तो उनसे टकरा के कट के मर जाते हैं, तो पर्यावरण जीवों का विनाश हो जाता है। तकनीकी अनुसंधान की अभी कमी है कि जो एफिशिएंसी अभी ज़्यादा अपने पास में अवेलेबल नहीं है, तो ये थोड़ा सा अपन को ध्यान देने की आवश्यकता है। अब अपन बात करते हैं भूतापीय ऊर्जा की भारत में। तो भूतापीय ऊर्जा की अगर अपन बात करें तो देखो, पृथ्वी के केंद्र से रेडियो सक्रिय क्षरण से ये भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जो अपने रेडियो एक्टिविटी पदार्थ होते हैं ना, रेडियो एक्टिव पदार्थ, वहाँ से उनके क्षरण से ये भूतापीय ऊर्जा कन्वर्ट होती है। तो पृथ्वी केंद्र से जो रेडियो सक्रिय क्षरण से जो उत्पन्न ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा है? भूतापीय ऊर्जा है। तो यहाँ पर पृथ्वी की गहराइयों में जो गर्म हवा और जल की जो ठंडी सतह है ना, उनके मध्य तापांतर हो जाता है। जैसे गर्म हवाएं चलती हैं पृथ्वी की गहराइयों में और वहाँ पर जल की ठंडी सतह भी होती हैं, तो दोनों के मध्य जो टेम्परेचर डिफरेंस है उससे ये भूतापीय ऊर्जा जनरेट की जाती है। तो अगर अपन बात करें भारत में संभावना कहाँ कहाँ है, तो जैसे पूगा घाटी लद्दाख है, मणिकरण हिमाचल प्रदेश है, गढ़वाल उत्तराखंड है, तातापानी छत्तीसगढ़ है, कगार असम है। तो ये जो है जगह, ये क्या है, भूतापीय ऊर्जा के लिए मुख्यतः यहाँ पर संभावनाएं पाई जाती हैं। अब अगर अपन बात करें पीजो विद्युत की, तो पीजो का मतलब क्या होता है? पीजो दाब। ये नेक्स्ट गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है पीजो विद्युत। तो पीजो की बात करें तो ये दाब से रिलेटेड है। तो दाब से उत्पन्न विद्युत, तो जैसे आप चलोगे कहीं पर भी आप चलते हैं तो वो दाब उत्पन्न होता है, तो उस दाब को कन्वर्ट करके विद्युत में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? पीजो विद्युत कहते हैं। तो दाब से उत्पन्न जो विद्युत है वो पीजो विद्युत कहलाती है। तो जैसे एल्कलाइन मृदा धातु हैं, जैसे क्वार्ट्ज हो गया, टोपाज हो गया, इनका प्रयोग किया जाता है। तो जो ये मृदा जो धातु है ना, इनसे
ये क्या करते हैं, ये जैसे इनके ऊपर दाब पड़ेगा तो इनसे विद्युत जनरेट की जाती है। तो पीजो विद्युत की भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। अगर अपन बात करें संभावनाओं की, तो कैसे संभावनाएं, जैसे सड़क हो गया, रेल हो गया, विशाल जनसंख्या है, जब वो चलती है तो उसे दबाव पड़ता है जगह पर, उसमें धरती पर, तो उसको क्या होता है अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सरकारी, निजी, वाणिज्यिक, शैक्षणिक संस्थाओं की अधिकता है तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं इनके ऐसे, मतलब जब चलते हैं वहाँ पर लोग चलेंगे या फिर कोई बहुत सारे व्हीकल्स चलेंगे, तो वो जो क्वार्ट्ज और ये टोपाज की जो अपने एल्कनाइन मृदा धातु के कण वहाँ पर लगाए हुए हैं, तो वो क्या है कन्वर्ट अपने किस में कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा। तो ये है पीजो विद्युत। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कोयला तल मीथेन की। तो कोयला परतों के मध्य मीथेन पाई जाती है, तो उसका भी यूज इसमें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में किया जाता है। उनको उस मीथेन का उपयोग भी अपने यहाँ पर किया जा सकता है। नेक्स्ट है शेल गैस। शेल गैस की बात करें तो पेट्रोलियम परतों के मध्य मीथेन गैस पाई जाती है। जैसे पेट्रोलियम परतें हैं तो वहाँ उसके बीच में जो मीथेन गैस होते हैं उसको शेल गैस बोला जाता है। वहीं कोयला परतें जो हैं उसको बोला जाता है कोयला तल मीथेन, और इसमें अगर पेट्रोलियम परतों के बीच में है तो उसको बोला जाएगा शेल गैस। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप है उसके चारों ओर समुद्र है, तो वहाँ पर संभावना है कि शेल गैस मिल जाए। ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ था इसका, शेल गैस का। लेकिन अभी तक क्या है, इसके जो निष्कासन की जो तकनीक है उसका अभाव है, इस वजह से अभी ये यहाँ पर भारत में संभावनाएं कम दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गैस हाइड्रेट ऊर्जा की। तो समुद्र स्थित मीथेन है, तो जो समुद्र में स्थित जो मीथेन है उसको गैस हाइड्रेट ऊर्जा कहते हैं। तो भारत के चारों तरफ समुद्र भी है, तो यहाँ पे भी संभावनाएं हैं। हाइड्रोजन ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा का उच्च अंश होता है। हाइड्रोजन ट्रेन भी चलाई जा रही है, आपको पता होगा, अब की बार हाइड्रोजन से बसें भी चलेंगी, ये अपना बजट का लक्ष्य है। तो उच्च ऊर्जा का उच्च अंश है, सह उत्पाद, जल, पर्यावरण अनुकूल होता है हाइड्रोजन ऊर्जा। अब इसमें चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं हाइड्रोजन ऊर्जा के लिए, जैसे पृथक करना कठिन है, H2O के रूप में तो मिल जाता है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निकालना बहुत ज़्यादा टफ है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया से इसको पृथक किया जाता है। तो जैसे सबसे पहली बात, गैस में अगर भंडारण करेंगे हाइड्रोजन का तो हल्का होता है हाइड्रोजन, तो वो तैर जाता है उसके ऊपर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाता है। द्रव में अगर भंडारण करते हैं तो क्रायोजेनिक तकनीक इसके लिए आवश्यक होती है, जो बहुत ज़्यादा महंगी है। अगर ठोस में भंडारण करते हैं तो कार्बन नैनो ट्यूब्स यहाँ पर चाहिए होती हैं, जो आसान भी हैं, किफ़ायती भी हैं। तो अभी ये टेक्नोलॉजी चल रही है। तो हाइड्रोजन ऊर्जा भी भारत में और राजस्थान में बहुत ज़्यादा संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो अपन ने अभी बात किया ये भारत के परिप्रेक्ष्य में, अब अपन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में इसको बात कर लेते हैं। राजस्थान में ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत। तो अगर परंपरागत स्रोतों की बात की जाए तो देखो, जल विद्युत हो गया, तापीय विद्युत हो गया, चाहे वो कोयला हो गई, गैस हो गया, तेल हो गया, और आणविक विद्युत, ये है परंपरागत स्रोत। अगर गैर परंपरागत स्रोतों की बात की जाए राजस्थान में, तो सौर ऊर्जा, सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, जैसे तेज चलने वाली हवाओं से जो उत्पन्न ऊर्जा है पवन ऊर्जा। यहाँ पर बायोगैस की भी संभावनाएं हैं, जैसे जानवरों के मलमूत्र से वायु रहित माध्यम में अगर उसको रखा जाए तो वहाँ पर बायोगैस जनरेट होती है। बायोमास, जैसे कचरा, चावल, सरसों की भूसी से बायोमास की यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। ज्वारीय ऊर्जा, समुद्री ज्वार भाटा तरंगों से प्राप्त। भूतापीय ऊर्जा, जो पृथ्वी से निकलने वाली गर्म ऊष्मा के जो स्रोतों से जो उत्पन्न ऊष्मा है वो भूतापीय ऊर्जा है। तो यहाँ पर गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत राजस्थान में ये हैं। तो अब सबसे पहले परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की बात करेंगे, जल विद्युत की। तो इसको डिटेल में आप और पढ़ लेंगे जब अपन प्री के बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्थान में 39.6% आपूर्ति जल विद्युत से की जाती है। तो जल विद्युत हेतु अपने यहाँ पे क्या क्या प्लांट्स लगाए गए हैं, जैसे माही बजाज सागर में, चंबल परियोजना में जैसे गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर प्लांट लगाए गए हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना में जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना लगाई गई है। व्यास परियोजना से राजस्थान में बिजली प्राप्त होती है। सलाल परियोजना से, दुलहस्ते तिहरी परियोजना से, टनकपुर चमेरा परियोजना से, नर्मदा घाटी इंदिरा गांधी नहर परियोजना से भी अपने यहाँ पर जल विद्युत प्राप्त होती है। अगर अपन ताप विद्युत परियोजनाओं की बात करें तो देखो, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर में यहाँ पर ताप विद्युत थर्मल एनर्जी, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर जो प्रदेश का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट है। नेक्स्ट है सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना, ये यहाँ पे परियोजनाएं लगाई गई हैं। कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन हो गया, छबड़ा सुपर तापीय विद्युत परियोजना हो गई, काली सिंध तापीय विद्युत परियोजना हो गई, काली सिंध सुपर क्रिटिकल विद्युत परियोजना हो गई, गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर हो गया, जो जैसे पहला लिग्नाइट कोयले पर आधारित है, गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर। भादेसर, सिंगरौली, कपूरी, जालीपा, इनमें यहाँ पर अपने ताप विद्युत परियोजनाएं लगाई गई हैं। तो ये इससे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं जो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करता है। थोड़ा सा यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन आया था, यहीं पे मैंने लिख दिया है, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला का वितरण कहाँ पे है। तो जैसे बीकानेर हो गया, नागौर, बाड़मेर, बीकानेर के पलाना, खारी, बरसिंगसर, नागौर के मेड़ता रोड में, बाड़मेर के कपूरडी में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है।
तो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सेम वैसे अगर खनिज तेल की बात की जाए तो जैसलमेर में रामगढ़, कुपालिया, देवा, लोंगेवाला, रामगढ़, तनोट, शाहगढ़, मनहानी यहाँ पर पाया जाता है। बाड़मेर की बात करें तो बायतू, गुड़ामलानी, गिरल, कपूड़ी, यहाँ पर बहुत सारे कुएँ हैं जैसे मंगला, भाग्यम, कामेश्वरी, बाड़मेर में कुएँ पाए जाते हैं, तो यहाँ पर खनिज तेल पाया जाता है। तो ये ताप विद्युत परियोजना हमने पढ़ लिया। अब अपन गैस व तरल ईंधन आधारित परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे। तो जो परंपरागत ऊर्जा की परियोजनाएं हैं, गैस व तरल ईंधन आधारित परियोजनाओं की बात करें तो रामगढ़ गैस परियोजना है जैसलमेर में, तो ये राज्य द्वारा स्थापित प्रथम गैस आधारित परियोजना है, रामगढ़ गैस परियोजना। दूसरा हम बात करेंगे अंता गैस विद्युत परियोजना, ये राजस्थान में स्थापित प्रथम गैस विद्युत परियोजना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। धौलपुर, कोटा, छबड़ा गैस परियोजनाएं हैं, तो ये गैस व तरल ईंधन आधारित परियोजनाएं हैं, इतना ज़्यादा डिटेल में यहाँ पूछा नहीं जाता है। अगर अपन परमाणु ऊर्जा की बात करें नेक्स्ट, तो देखो परमाणु ऊर्जा जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, तो राजस्थान परमाणु शक्ति गृह रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में लगाया गया है। ये 1180 मेगावाट क्षमता है इसकी, और कनाडा के सहयोग से स्थापित है। राजस्थान का पहला है और देश का दूसरा है। ये दबित भारी पानी किस्म के रिएक्टर की श्रृंखला में देश का पहला है। दबित भारी पानी किस्म के रिएक्टर की श्रृंखला में देश का पहला ये रिएक्टर है, परमाणु ऊर्जा शक्ति गृह रावत भाटा चित्तौड़गढ़। इसके अलावा माही बांसवाड़ा में भी नए संयंत्र लगाए जा रहे हैं, नाभिकीय ऊर्जा निगम द्वारा ये संचालित होते हैं। तो ये क्या है कि अभी ये जो मैंने ज्योग्राफी के हिसाब से बताया, आप इसका जो कंटेंट है ना वो इकोनॉमिक सर्वे से भी अपन अपडेट कर सकते हैं, करंट अफेयर से भी अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे ही राजस्थान में इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें अपडेट रूप में वहाँ पर मिलेंगी, तो वहाँ से भी हम अपडेट कर लेंगे। अब अपन बात करते हैं राजस्थान में ऊर्जा के गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो अभी तो हमने परंपरागत ऊर्जा के स्रोत पढ़ लिया है, अब राजस्थान में हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की बात करेंगे। तो राजस्थान में देखो अक्षय ऊर्जा निगम संस्था की स्थापना की गई है। ये क्या करती है, गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन हो गया, ऊर्जा संरक्षण या ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। ठीक है, तो अगर राजस्थान की बात करें तो अक्षय ऊर्जा निगम यहाँ पर स्थापित किया गया है ये संस्था, और यही ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की दिशा में काम कर रही है। ये क्वेश्चन आया है RS प्री में। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में कुल अक्षय ऊर्जा, सौर ऊर्जा सहित जो कुल संभावनाएं हैं राजस्थान में 17% संभावनाएं हैं भारत की। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है प्री में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि पवन ऊर्जा राजस्थान में। तो देखो पवन ऊर्जा की संभावनाओं की बात करें तो राजस्थान में 20 से 40 किलोमीटर पवन गति यहाँ पर चलती है। अरावली में स्थित जो बहुत सारे गैप हैं ना वो आदर्श हैं पवन ऊर्जा के लिए। यहाँ पर ये हवाओं की गति जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं। संभाव्यता में बात करें तो राजस्थान भारत में 7वें नंबर पर है पवन ऊर्जा के मामले में, और राजस्थान में सर्वाधिक जो संभावनाएँ हैं वो जैसलमेर में हैं। तो अगर राजस्थान में संभाव्यता की बात करें तो देवगढ़ हो गया, जसवंतगढ़ हो गया, हर्षनाथ, फलोदी, मोहनगढ़, ये 4-5 जो जगह हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। ये डेटा आप अपडेट कर सकते हैं, या आप कमेंट में भी लिख सकते हैं कि ये डेटा अपडेट क्या अपडेट हो चुका है अब तक। तो दिसंबर 2015 तक का डेटा है। यहाँ पर 3866 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित कर दिए गए थे, जैसे अमर सागर परियोजना जैसलमेर में, देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना, बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना फलोदी में यहाँ पर स्थापना की गई थी। तो अब तक तो डेटा बहुत ज़्यादा अपडेट हो गया है, वो अपन इकोनॉमिक सर्वे से कवर कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बायोमास ऊर्जा, जैविक द्रव्य ऊर्जा की। तो देखो बायोमास ऊर्जा जो है ना एक परिवर्तनशील है, विस्तृत है, स्वच्छ है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के फैलाव को रोकने में महत्वपूर्ण स्रोत है। तो अगर बात करें राजस्थान में, देखो ये RS प्री में क्वेश्चन आया था, राजस्थान में बायोमास ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं, तो सरसों की तूड़ी हो गई, विलायती बबूल हो गए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो विकास के लिए यहाँ पर बायोमास पॉलिसी बनाई गई है 2010 में बायोमास ऊर्जा के लिए, और अब तक राजस्थान में 114.3 मेगावाट के 11 संयंत्र स्थापित कर दिए गए हैं। राजस्थान 8वें स्थान पर है, और यहाँ पर परियोजनाएं कहाँ लगाई गई हैं, पदमपुर परियोजना, रंगपुर में, रामपुर में, खातौली में यहाँ पर संयंत्र लगाए गए हैं। तो ये कुछ डेटा और अपडेट हो गया है, वो हम बाद में अपडेट कर लेंगे। आप अपडेट कर सकते हो या मुझे कमेंट कर सकते हो कि सर ये डेटा ये है और इकोनॉमिक सर्वे में, तो वो सबके लिए यूज आ जाएगा, मैं यहीं पर अपडेट इसको कर दूँगा। अब बायोमास ऊर्जा के लिए अपने राजस्थान में क्या प्रयास किया गए हैं, सबसे पहले बायोगैस के लिए बायोगैस योजना लाई गई है। राज्य सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित 25,000 प्लांट लगाए गए हैं बायोगैस योजना के तहत। ग्राम ऊर्जा सुरक्षा योजना लाई गई है, जहां पर 6 गांवों का चयन किया गया है। वनस्पतिक कचरे और लकड़ी के उपयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी। यहाँ पर कचरे से बिजली पैदा करने वाला उत्तर भारत का पहला संयंत्र सीकर में लगाया गया है। कचरे से बिजली बनाने का संयंत्र सीकर में लगाया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
राजस्थान के बारे में। अब बात कर लेते हैं राजस्थान में सौर ऊर्जा के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से अगर छोटा क्वेश्चन बनता है तो सौर ऊर्जा से बनता है। तो राजस्थान में सौर ऊर्जा की जो सौर ताप की परियोजनाएं कहाँ लगाई गई हैं? खींवसर नागौर में लगाई गई हैं, गोरेर झुंझुनू में लगाई गई हैं, मोकला जैसलमेर में, आगोरिया बाड़मेर, धोनिया जोधपुर में लगाई गई हैं। राजस्थान में संभावनाएं क्या है? ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी आ सकता है। तो अगर राजस्थान की बात करें तो एक वर्ष में अधिकतम सौर विकिरण तीव्रता लगभग 6 से 7 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर पर डे के हिसाब से यहाँ पर मिलती है। बहुत कम औसत वर्षा होती है यहाँ पर, इसकी वजह से अधिकतम सौर दिवस प्राप्त हो जाते हैं 325 दिन, जिससे आसमान साफ रहता है, अधिक ताप रहता है। तो सौर ऊर्जा की बहुत ज़्यादा यहाँ पर संभावनाएं हो जाती हैं। नेक्स्ट है नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा से 147 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं हैं। ये डेटा आप लिख के आ सकते हो। देश में सर्वाधिक राजस्थान व जम्मू कश्मीर में ही संभावनाएं हैं। अगर बात करें तो 1265 मेगावाट के साथ राजस्थान पहले नंबर पे। अब तो बहुत ज़्यादा अपडेट हो गया डेटा, तो शायद 10,000 मेगावाट से भी ऊपर पहुंच गया है ये डेटा, ठीक है। सौर ऊर्जा नीति 2014 जारी कर दी गई है, जिससे 35 गीगावाट का अतिरिक्त लक्ष्य जारी किया गया है। अब और सौर ऊर्जा नीति शायद बाद में भी अपडेट कर दी गई है, वो मैं अपडेट कर दूंगा बाद में। राजस्थान की जो उष्णकटिबंधीय स्थिति है उससे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावनाएं बन जाती है। मरुस्थल है तो उससे भूमि उपलब्धता बहुत ज़्यादा है, आराम से यहाँ पर सौर प्लांट लगा सकते हैं। तो इसके बारे में जो बड़ला वगैरह में यहाँ पर जो सौर प्लांट लगाए गए हैं उसके बारे में अपन इकोनॉमी में कवर कर लेंगे, उसको यहाँ पर भी आप यूज ले सकते हो। तो अब तक सौर ऊर्जा के विकास में क्या प्रयास और कार्यक्रम चलाए गए हैं? तो यहाँ पर देख सकते हो, देख सोलर सिटी कार्यक्रम चलाया गया है, सुदूर गांव विद्युतकरण का कार्यक्रम चलाया गया है, जहाँ पर गैर परंपरागत स्रोतों से पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं। सांभर राजस्थान में 19,000 एकड़ में सबसे बड़ा एकल सौर संयंत्र लगाया गया है। क्लिंटन फाउंडेशन व राज्य सरकार के मध्य जो सोलर पार्क्स के विकास के लिए जो समझौता हुआ है, सोलर पार्क्स के लिए जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर का चयन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा राज्य में प्रथम सोलर पार्क बड़ला में लगाया गया है। सौर फोटोवोल्टिक पंप कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जहाँ पे जितने भी किसान हैं उनको पंपों का वितरण किया जाता है। रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जहाँ पर एक घरेलू उपयोग के लिए सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, होटल, औद्योगिक इकाइयाँ हो गई, वाणिज्यिक संस्था हो गई, ठीक है। सेम ऐसे ही एक जोन स्थापित किया गया है, सीज सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन स्थापित किया गया है, जहाँ पर जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये भी प्री में क्वेश्चन आया था, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, यहाँ पर ध्यान रखना है, बीकानेर नहीं है। तो यहाँ पर सौर ऊर्जा की विपुल संभावनाओं को देखते हुए ये जोन स्थापित किया गया है, सीज, यहाँ पे बीजेज आप ध्यान रख सकते हो, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। लुम्बासर को प्रथम सोलर गांव घोषित किया गया है। एनर्जी सेवर्स वेब पोर्टल शुरू किया गया है, जहां पर स्कूली बच्चों में ऊर्जा संरक्षण की जागरूकता फैलाई जाएगी। सौर सेल अपने राजस्थान में कौन बनाती है? रील बनाती है। यहाँ पे एक और डेटा आप याद रख सकते हो, भेरू खीरक जो गाँव है बीकानेर का, वो एशिया का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट लगाया गया है। भेरू खीरा गाँव बीकानेर में एशिया का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट लगाया गया है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है राजस्थान के सौर ऊर्जा के बारे में। तो यहाँ पर अभी तक हमने पढ़ा सौर ऊर्जा, गैर परंपरागत और परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में। इसमें देखो कुछ अपडेशन यहाँ पर अपन को इकोनॉमिक सर्वे से भी करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, रोजाना जो करंट अफेयर्स आ रहा है उससे भी अपन को अपडेट यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये जो दोनों डेटा हैं इससे अपडेट करना पड़ेगा, प्लस यहाँ पर जो बजट में भी कुछ घोषणा की गई है वहाँ से भी अपडेट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा लेटेस्ट डेटा यहाँ पर हम अपडेट कर देंगे तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका मेंस क्लियर, वही सेम बात, मेंस यहाँ पर मेरा इससे क्लियर हो गया था डायरेक्ट। इतना भी आप अगर आप लिख दोगे कहीं पर तो आपका आराम से नंबर 60% के आसपास वो नंबर दे देंगे, जो मेंस में बहुत काफ़ी अच्छे हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए थैंक यू।